नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के आज इस खास बुलेटिन में कर लेते हैं, जहां दिल्ली में उम्मीदवारों पर मंथन मध्य प्रदेश के लिए जारी है। आज जारी हो सकती है 18 प्रत्याशियों के नामों को तय किया जा सकता है। उम्मीदवारों के कई नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें मुरैना से पंकज उपाध्याय की चर्चा बहुत तेज नजर आती है, तो वहीं नीटू सिकरवार के नाम पर भी चर्चा लगातार जारी है। तो इंदौर से अक्षय कांति को टिकट मिल सकता है, सूत्र इसका दावा कर रहे हैं। खांडवा से अरुण यादव को टिकट मिलने की जानकारी। तो वहीं राजगढ़ से रामचंद्र दांगी होंगे उम्मीदवार। उज्जैन से महेश परमार के नाम की चर्चा। तो विदिशा से 3 उम्मीदवारों के नाम की चर्चा होनी है। देवेंद्र पटेल, अरुण आचार्य, प्रताप भानु शर्मा की चर्चा भी इस मौके पर हो रही है। भोपाल से अरुण श्रीवास्तव होंगे प्रत्याशी। जो सूत्र इसकी जानकारी दे रहे हैं, होशंगाबाद से संजय शर्मा प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। बालाघाट से हिना कानविरे होंगे प्रत्याशी और गुना से राव यादवेंद्र सिंह यादव प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। ग्वालियर से लाखन सिंह यादव प्रत्याशी हो सकते हैं। मेरे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दीपा श्रीवास्तव जुड़ गई हैं। दीपा, दिल्ली में मंथन और इस मंथन से नामों पर चर्चा और चर्चा के जरिए चुनाव में सीटों के समीकरण को साधने की कोशिश, कौन कौन से नाम प्रमुख और प्रबल दावेदार लगते हैं इस बार? जी, देखिए, अगर बात करें तो लगातार, क्योंकि 28 सीटों पे ऑलरेडी बीजेपी जीत चुकी थी और काफी ज्यादा मजबूत है, ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ी समस्या बन गई है कि आखिर किस तरह से नामों का ऐलान किया जाए। यही कारण है कि काफी लंबे समय से जो देरी है वो हमें नामों में देखने को मिल रही है। आज रात तक नाम जो क्या कहते हैं प्रत्याशियों की घोषणा की संभावना जताई जा रही है। इस बीच यदि हम बात करते हैं तो कई बड़े नाम है, कई बड़े चेहरे हैं जो भी हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कांतिलाल भूरिया की, जिन्हें झाबुआ से अगर बात करें टिकट देने की बात की जा रही है, तो काफी लंबा समय इनका रहा है, राजनीतिक करियर रहा और खासतौर पर आदिवासी वर्ग में काफी ज्यादा मजबूत माने जाते हैं, बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं आदिवासी वर्ग के। तो ऐसे में इन्हें सीट, जो झाबुआ सीट है, वहां से कांग्रेस चुनाव लड़ाने की बात कह रही है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि कई और ऐसे ही बड़े जो आदिवासी चेहरे हैं, यानी कि हिना कांवरे की अगर हम बात करें, इसके अलावा फंदेलाल मार्को की अगर हम बात करते हैं, तो इस तरह से तमाम जो आदिवासी सीटें हैं उन पर सबसे ज्यादा फोकस इस बार, यानी कि बालाघाट की बात करें या फिर झाबुआ की बात करें, तो इस तरह की तमाम सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस हमें कांग्रेस का देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी यदि बात करें तो सबसे ज्यादा जातिगत समीकरणों को साधने का प्रयास जो है वो कांग्रेस के माध्यम से किया जा रहा है। जिस तरह से भोपाल की हम बात करते हैं तो जहां पर अरुण श्रीवास्तव का नाम काफी तेजी से हमें जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर हम भोपाल के जातिगत समीकरणों की बात करते हैं तो लगभग 4.5 लाख यहाँ पर जो मतदाता है वो बताया जाता है कि वो काय समाज से आते हैं। तो कहीं ना कहीं कायस्थों को साधने का प्रयास जो है, भोजपुरी समाज को साधने का प्रयास इस नाम के माध्यम से कांग्रेस करती हुई नजर आएगी। कई बड़े नाम भी दिखेंगे, इसी के साथ कई विधायक जो है उनके नाम भी सूची में सम्मिलित है। जी दीपक, कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको टिकट नहीं मिल रहा, वो भी इसमें शामिल हो जाए कि हमें टिकट नहीं मिला तो हम विद्रोह कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस में तो खुलकर के विरोध भी सामने आ जाते हैं, कई बार नहीं संभाल पाती पार्टी। जी बिल्कुल, देखिए, ये कहना गलती है कि लगातार ये आरोप विपक्ष भी लगाता है और समय समय पे हमारे सामने वो तस्वीरें आती हैं जहां पर कांग्रेस एक तरफ जहां पर टूटी कगार पर है और जो गुटबाजी जो है वो काफी ज्यादा हावी होती हुई कांग्रेस पर लगातार नजर आती है। कई बार हमने देखा है कि कांग्रेस कार्यालय के बाहर बैठकर ही जो जिनको टिकट नहीं मिलता है वो प्रदर्शन करते हैं, पतले जलाते हैं। हालांकि पार्टी ये स्थितियां ना बने इसके लिए लगातार बैठक कर रही है। जो क्षेत्रीय, हमने देखा अभी जीतू पटवारी ने बैठक ली, क्षेत्रीय जो लोग थे उनसे बातचीत की और उसके बाद कहीं से टिकट फाइनल करने की बात कही जा रही है। अब रात तक जब नाम फाइनल होंगे उसके बाद देखने को मिलेगा कि आखिर यदि कोई विद्रोह के सुर उठते भी है तो उसे किस तरह से कांग्रेस कंट्रोल करती है। पूजा, एक चीज जो कहा जाता है कांग्रेस के लिए, क्या इन उम्मीदवारों का जो चयन हुआ है, कहा जाता है कि हर पार्टी अपने स्तर पर दीपा, हर जो पार्टी है वो अपने स्तर पर ये कोशिश करती है कि पहले सर्च कर ले और उनके बारे में मंथन कर ले कि हाँ, अगर स्टेट पर बात करें तो जनता के बीच में क्या राय है। तो उनमें कौन से उम्मीदवार ज्यादा एक्टिव हैं, जिन नामों को हम लगातार बता भी रहे थे, इन नामों को लेकर पार्टी में क्या कुछ अंदर खाने खबर आ रही है, किन नामों पर मोहर आज लगनी तय मानी जा रही है? देखिए, अरुण यादव का नाम सबसे तेजी से चल रहा है और मोहन यादव के बारे में बात करें तो अरुण यादव को यादव समाज में एक बड़े नेता के रूप में देखा भी जाता है और यादवों में क्योंकि यूनिटी काफी ज्यादा होती है,
तो इस नाम के माध्यम से कांग्रेस जो है वो अगर बात करें ओबीसी वर्ग की और इसी के साथ यादव वोट बैंक जो है इसे साधने का प्रयास करेगी। इसके अलावा जिस तरह से कांतिलाल भूरिया की बात करते हैं, यदि हम तो एक बड़े नेता हैं, आदिवासी नेता हैं, तो इनके माध्यम से कहीं ना कहीं आदिवासियों में अपने आप को मजबूत करने का प्रयास जो है वो कांग्रेस करती हुई नजर आएगी। महेश परमार की हम बात करते हैं तो ये भी एक बड़े नाम के रूप में हम देख सकते हैं। उज्जैन से इनका नाम जो है सबसे तेजी से चल रहा है। तो इस तरह से तमाम वर्गों को साधने के लिए आप देखिए अलग अलग जातिगत समीकरण जो है उन्हें भी साधने का नामों के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। हालांकि नाम अब भी फाइनल नहीं है, लेकिन जो संभावित नाम है इनसे ये बात दर्शाती है कि कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण जो है वो भी साधने का प्रयास नामों के माध्यम से कांग्रेस करेगी और प्रयास ये करेगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है वो लोकसभा चुनाव में जीती जा सके। दीपा, एक चीज जो कही जाती है, जैसे कि कांग्रेस अगर लड़ने की कोशिश भी कर रही है, उसको अपनी खोई हुई जमीन भी वापस लेनी है और कहीं ना कहीं ऐसे उम्मीदवार को उतारना है जो बीजेपी से साफ तौर पर टक्कर ले सके। तो क्या उन सीटों पर टक्कर लेने की स्थिति में इस वक्त कांग्रेस नजर आती है, जो सीटें हमेशा से बीजेपी के खेमे में रही हैं, मजबूत सीट मानी जाती है? देखिए आदिवासी सीटों की यदि मैं बात करती हूँ तो निश्चित तौर पर वहां पर बीजेपी की उतनी ज्यादा मजबूती नहीं है और उन सीटों पर यानी कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने एक प्लान तैयार किया है, जिसके माध्यम से तमाम जो बड़े नेता हैं उन्हें दौरे हमें देखने को मिलेगा। हाल में हमें देखने को मिला पीएम मोदी लगभग 2 बार जो है मध्य प्रदेश आते हैं, दोनों बार आदिवासी क्षेत्र में जाकर उनका दौरा होता है और आगे आने वाले समय में भी हमें देखने को मिलने वाला है। तो ऐसे में आदिवासी क्षेत्र में अपनी पकड़, जो कोई भी पकड़ है उससे, क्योंकि 2018 में यदि कांग्रेस ने चुनाव जीता तो सबसे बड़ा श्रेय आदिवासी वर्गों को गया था। तो ऐसे में आदिवासियों को किस तरह से एक बार फिर से विश्वास जताया जाए, इसको लेकर कांग्रेस लगातार काम कर रही है। कई बड़े चेहरे वहां से उतरते हुए हमें नजर आएंगे। इसके अलावा क्षेत्रीय जो कह सकते हैं कि मुद्दे हैं उन्हें उठाने का प्रयास कांग्रेस करेगी। हालांकि अभी तक किसी भी कोई बड़े कार्यक्रम की शुरुआत नहीं हुई, कोई बड़ा अभियान जो है वो कांग्रेस के माध्यम से नहीं चलाया गया है, प्रत्याशी चयन ही अभी तक नहीं हो पाया। तो कह सकते हैं लोकसभा चुनाव की तैयारियों में तो कांग्रेस काफी पीछे है। अब देखना ये होगा कि जनता विश्वास जताती है या नहीं। दीपा, एक चीज़ जो हम देखते हैं खासतौर पर जब चुनाव की तरफ बढ़ते हैं तो बीजेपी बहुत एक्टिवली उसने सभी सीटों के ऐलान भी कर देती है। छत्तीसगढ़ में जाए उसने सारी सीटों का ऐलान कर दिया, मध्य प्रदेश की भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर उसने पहले ही बढ़त बना ली है। तो आप हमेशा से कांग्रेस पार्टी उसको उस परिपाटी को पीटती नजर आती है, यानी सांप की लकीर पहले बीजेपी खींच के चली जाती है, फिर कांग्रेस उसको फॉलो करती है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों में प्रचार करने के लिए, खासतौर पर उम्मीदवारों को प्रचार करने के लिए समय कम नहीं कर देता है, ऐसे समय में जब चुनाव आयोग ने ऐलान भी कर दिया है? देखिए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से एक गलती हुई थी, जहां पर उन्होंने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा जो है काफी पहले कर दी थी, जिस कारण से जो हमें देखने को मिला था कि उसके बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार की थी, तमाम समीकरणों को बिठाते हुए उसके बाद प्रत्याशियों का ऐलान जो है वो किया था, जिसके कारण कांग्रेस को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। और हार का जब कह सकते हैं उसके ऊपर मंथन हुआ तो ये बड़ा कारण निकल के सामने आया कि जिस तरह से पहले कैंडिडेट उतार दिए गए थे। अब इसके बाद यदि बात करें तो कांग्रेस पहली बात तो उस गलती को नहीं दोहराना चाहती है। दूसरी बात यदि बात करें तो बीजेपी ये आरोप भी लगा रही है कि कांग्रेस के पास क्योंकि प्रत्याशी नहीं है इसीलिए इतना समय लग रहा है, क्योंकि बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में जो अगर बात करते हैं केंद्रीय नेतृत्व उतारना चाहता है, लेकिन बड़े नेता जो है वो चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं समस्या जो है वो कांग्रेस के लिए उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में अपनी कोई भी जमीन को किस तरह से बचाया जाए, क्योंकि लगातार कांग्रेस टूट की और लगातार हमें देखने को मिलता है लगभग 6000 से ज्यादा कार्यकर्ता जो अब तक बीजेपी में जा चुके हैं और ये क्रम लगातार जारी है। तो ऐसे में किस तरह से अपनी कोई भी जमीन को बचाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा सीटों को जीता जा सके, इस बीच लगातार कांग्रेस संघर्ष कर रही है और यही कारण है कि इतना लंबा समय प्रत्याशी चयन में लग गया है। दीपा, क्या इस बार, क्योंकि हम देखते थे कि मध्य प्रदेश में खासतौर पर अगर मैं राजस्थान की बात करूं, सचिन पायलट वहां से यहां आए हैं, तो वहां काफ़ी कुछ अशोक गहलोत के साथ उनकी गहमा गहमी देखने को मिली प्रत्याशियों के नामों को लेकर भी। यहाँ क्या पायलट की चल रही है और पायलट के भरोसे चल रहा है, या यूं मान कर चले कि यहाँ पर भी कई खेमे आपस में बटे हुए हैं और उन खेमों को तोड़ पाना, खेमेबंदी को तोड़ पाना मुश्किल हो रहा है? जी देखिए, अगर खेमे की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ने कई खेमे जो है वो बने हुए थे। कमलनाथ का एक अलग पार्टी देखने को मिलती थी, इसके अलावा दिग्विजय सिंह की एक अलग पार्टी देखने को मिलती थी और अब क्योंकि जीतू पटवारी जो है वो उनके हाथ में तमाम जो कह सकते हैं चुनाव की जो पूरी प्रोसेस होगी वो उनके हाथ में है। तो ऐसे में अब उनका गढ़ एक अलग बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में जो कह सकते हैं कि गुटबाजी की बात होती थी वो निश्चित तौर पर आज भी हमें देखने को जरूर मिलती है। हालांकि कमलनाथ की जो गुट था
उसे तोड़ने का प्रयास लगातार बीजेपी ने किया है और हम देखते हैं जितने भी उनके करीबी थे उन सभी को बीजेपी ज्वाइन कराई गई है। ऐसे में लगातार बीजेपी जहां पर अटैक करती हुई नजर आ रही है, इससे ये बात साफ होती है कि कांग्रेस के लिए राह आसान नहीं रहने वाली है। एक तरफ जहां पर आपसी गुटबाजी से लड़ना मुश्किल है, उसके बाद संगठन जो है उससे भी कह सकते हैं कि संगठन जो कि काफी ज्यादा कमजोर है। दिग्विजय सिंह का खुद बयान सामने आया था जहां उन्होंने कहा कि हमारा संगठन जो है वो काफी ज्यादा कमजोर है। तो ऐसे में तमाम जो मुद्दे हैं ये बड़ा फैक्टर बनते हैं कि अभी तक प्रत्याशियों का चयन नहीं हो पाया है और आगे ये रास्ता काफी ज्यादा कठिन लोकसभा का होने वाला है कांग्रेस के लिए। जी ठीक है दीपा, आप नजर बनाए रहिए, जरा अगली खबर की तरफ दर्शकों को लिए चलते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी के साथ राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने जुटी हुई है। हालांकि इस मामले में बीजेपी सबसे आगे नजर आती है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित भी कर दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस इस मामले में पिछड़ती नजर आ रही है। दरअसल ऐसी खबरें आ रही हैं कि पार्टियों के कई दिग्गज नेता चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं, लिहाजा पार्टी को नए जिताऊ उम्मीदवारों के चयन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच कांग्रेस सूत्रों ने से यह खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के बचे हुए सभी 18 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की आज घोषणा कर सकती है। राजधानी दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के बचे हुए सभी 18 सीटों के लिए उम्मीदवार का ऐलान हो सकता है, यानी जो बैठक होगी उसमें यह ऐलान हो सकता है। हालांकि देर रात तक कांग्रेस की लिस्ट जारी होने की संभावनाएं इस बैठक में जताई जा रही हैं जो होगी। माना जा रहा है कि इस दौरान पार्टी 3 से 4 विधायकों को लोकसभा चुनाव में उतार सकती है। तो वहीं बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस की चुटकी भी ली है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट ही नहीं है, इसलिए देर कर रहे हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी संभवतः 99% घोषित हो जाएंगे, अन्यथा कल सुबह तक तो 100% हो ही जाएंगे। यदि हमारे बड़े नेताओं की जगह हम नए नेताओं को लाएं तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होता है। नहीं, देखिए सीईसी की बैठकें तो कितनी भी हो सकती हैं, पर उन 18 उचित प्रत्याशियों के नाम तो मिले। कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं वो सब अपने अपने नाम वापस खींच चुके हैं और जनाधार वाले नाम अब बचे नहीं हैं। तो अब कांग्रेस धनाधार वाले नाम ढूंढ रही है ताकि कम से कम खाली स्थान भर पाए और चुनाव में अपनी छोटी मोटी इज्जत। दीपा, देखिए साफ तौर पर बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि जनाधार वाले नेता मोर्चा छोड़कर भाग गए हैं और अब ऐसे में किसी को भी उठा करके आगे बढ़ाना पड़ रहा है। यही दिक्कत इस वक्त बीजेपी को सता रही, कांग्रेस को सता रही है। बीजेपी का दावा, आरोप। देखिए निश्चित तौर पर बीजेपी का आरोप है और कहीं ना कहीं ये आरोप सही भी है, क्योंकि अगर बात करें दिग्विजय सिंह से जब चुनाव लड़ने के लिए कहा गया तो उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। ये बात कही जा रही थी कि हो सकता है कमलनाथ को किसी स्ट्रॉन्ग सीट से उतारा जाए, उन्होंने भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। कांग्रेस के पास कई बड़े नेता थे जिन सभी ने चुनाव लड़ने से इनकार किया है। हाल में हमारे सामने एक बयान सामने आया था पूर्व नेता प्रतिपक्ष का डॉक्टर गोविंद सिंह का। उन्होंने कहा मुरैना से चुनाव लड़ना चाहता था लेकिन अब नहीं लड़ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जो गुटबाजी की बातें होती हैं, इसके साथ यदि बात करें तो बड़े नेता चुनाव लड़ने से इनकार करते हैं। इसके कारण जो कार्यकर्ता है उनमें काफी ज्यादा रोष है, वो कहीं ना कहीं उत्साहित और नजर नहीं आ रहे और यही कारण है कि काफी ज्यादा जो कैंडिडेट्स है वो कतरा रहे हैं चुनाव लड़ने में, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो हार कांग्रेस को मिली है, जो एक्सपेक्टेड नहीं थी उससे ज्यादा बड़ी हार जो है वो कांग्रेस को मिली। और यही कारण है कि कार्यकर्ता जो है वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं। जो जनाधार वाले नेता थे अब वो हाथ खींच रहे, चुनाव लड़ना नहीं चाहते। युवाओं को पार्टी चुनाव लड़ाना चाहती है, युवाओं को आगे करना चाहती है, लेकिन युवा जो है वो चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। तो ये एक बड़ी समस्या निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बनी हुई है। दीपा, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती। नेता यानी तमाम जो शीर्ष नेता है, दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो या कोई और हो, किसी भी प्रदेश में चले जाइए, कांग्रेस का हर पार्टी का ये कहा जाता है, अंदर खाने से जो खबर आती है कि जो नेता हैं वो पीछे हट रहे हैं, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तो क्या वजह ये मान लिया उन्होंने कि हम हार जाएंगे, और अगर लड़े चुनाव और हार गए तो फिर जो अभी हमारी ख्याति है या ये पार्टी में जो पूछ है वो कम हो जाएगी, या कोई और वजह नज़र में आती है? देखिए सबसे महत्वपूर्ण कारण तो कहीं ना कहीं यही है, क्योंकि जो भी बड़े नेता हैं वो चुनाव अभी कुछ समय पहले ही विधानसभा चुनाव में कई बड़े नेताओं को हार का सामना करना पड़ा था और यही कारण है कि वो सभी चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। ये केवल मध्य प्रदेश से ही, दिल्ली की भी यही तस्वीर हमारे सामने है। केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व की यदि हम बात करते हैं तो सोनिया गांधी ने जिस तरह से चुनाव लड़ने से इनकार किया, उसके बाद उन्हें राज्यसभा के माध्यम से जो है एंट्रेंस दिलाई गई। तो इस तरह से तमाम जो बड़े नेता हैं वो
चुनाव लड़ने से अब कतरा रहे हैं कांग्रेस के, और यही कारण है क्योंकि जब बड़े नेता ही आगे नहीं बढ़ेंगे तो जो सेकंड लाइन में लगे हुए, यानी कि जो युवाओं की बात कर रहे हैं हम, उनकी तो उनके पास भी हिम्मत नहीं आ पाती है कि आखिर वो किस तरह से चुनाव लड़े। उसके साथ ही साथ यदि बात करते हैं तो कई बड़े फैक्टर है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की काफी ज्यादा कांग्रेस में अब कमी है, और कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है उनमें वो उत्साह नहीं है, और यही कारण है कि इतना लंबा समय हो गया अभी तक प्रत्याशियों का चयन ही नहीं हुआ है। दीपक, कांग्रेस पार्टी के सबसे शीर्ष नेतृत्व में से एक आपने उनका नाम ले दिया, सोनिया गांधी का। खैर, उन्होंने तो ये कहा जाता है कि अब इस वक्त चुनाव लड़ने की स्थिति में इसलिए भी नहीं है क्योंकि बीमार रहती हैं, और अब ज़्यादा समय तक सक्रिय राजनीति में रहना और रैलियां करना थोड़ा सा संभव नहीं हो पाता उनकी बीमारी की वजह से। लेकिन यहाँ तक कि खुद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी अंदर खानों से खबर आती है कि वो भी नहीं चाहते कि उन्हें चुनाव में उतारा जाए। तो जब वही नहीं चाहते तो फिर पार्टी के अन्य नेता तो खुद ही पीछे हट जाएंगे। ये कहना गलत नहीं है, ये केवल दिल्ली ही, मध्य प्रदेश नहीं, तमाम स्टेट के यही हालात जो है वो बने हुए। मध्य प्रदेश की शीर्ष नेताओं की यदि मैं बात करती हूँ तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, ये दो नाम है जो सबसे आगे आते हैं। ये जिन दोनों ने ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। खुद जीतू पटवारी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी चुनावी मैदान में नहीं है। तो ऐसे में जब शीर्ष नेतृत्व ही चुनावी मैदान में नहीं होगा तो कार्यकर्ताओं से हम किस तरह से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो। और यही एक बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में जो स्थिति है वो काफी ज्यादा गंभीर कांग्रेस की पूरे देश भर में होती भी नजर आ रही है। हालांकि अभी देखने वाली बात होगी कि क्या जिस तरह से नेता ही हाथ खींच रहे तो क्या इस पार्टी को जनता का साथ मिल पाएगा या नहीं। जनता का साथ मिल पाएगा नहीं। विधानसभा चुनाव से भी कांग्रेस ने सीख नहीं ली और लोकसभा के लिए नेता पीछे हो रहे हैं। एक कांग्रेस में ये भी कहा जाता है कि कई नेता तो ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, वो सोचते हैं कि उनके बेटे आगे बढ़ जाएं, तो वो सक्रिय राजनीति से कई बार खुद को हटा लेते हैं। कई बार कहते हैं कि आप हमारे बेटे को आगे कर दीजिए, हम पीछे हो जाएंगे। तो ये जो परिवारवाद जिसका जिक्र बीजेपी और खासतौर पर प्रधानमंत्री करते हैं, तो कहीं वो भी कारण तो इसमें नहीं है, एक फैक्टर? देखिए, परिवारवाद की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की यदि मैं बात करूं तो निश्चित तौर पर परिवारवाद कांग्रेस की तरफ से काफी ज्यादा हावी है। कमलनाथ के बेटे हैं नकुल नाथ, जो कि छिंदवाड़ा से अभी सांसद भी थे और एक बार फिर से कांग्रेस के द्वारा उनको प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं दिग्विजय सिंह की, तो उनके बेटे हैं जयवर्धन सिंह, जो कि खुद भी अभी अगर बात करें तो विधायक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, उनके दो भाई थे जिनको भी चुनाव लड़ाने की बात जो है वो कही जा रही थी। हालांकि राजगढ़ से अगर बात करते हैं प्रियव्रत सिंह का, तो उनका नाम काफी ज्यादा आगे चल जरूर रहा था। दिग्विजय सिंह ने खुद ही नाम रिकमेंड किया था, ये बातें कही जाती हैं, लेकिन उन्होंने भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। सभी नेताओं का, जो बड़े नेता कहे जाते हैं, अब परिवारवाद की जो बात जो कहती थी कांग्रेस, अब वो नेता खुद भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं। वो सभी कहते हैं कि अब युवाओं को मौका देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो लगातार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है मध्य प्रदेश में, एक लंबा समय हो गया, लगभग 20 साल का समय हो चुका है। 15 माह के अगर जो कार्यकाल था उसे हम हटा दें तो लगभग 20 साल के समय में जब कांग्रेस को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है, यही कारण है कि अब नेता कतरा रहे हैं चुनाव लड़ने से। ठीक है दीपा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम ये जानकारी विस्तार से हमें समझाने के लिए और दर्शकों को समझाने के लिए। तो मध्य प्रदेश का चुनावी गणित आप समझ रहे थे और कांग्रेस की क्या मजबूरी है, कहां मजबूती है, वो दोनों हम आपको बता रहे थे। अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं, जहां बीजेपी विधायक रमेश मेंडोला ने लोकसभा चुनाव के लिए इंदौर सीट से राहुल गांधी को मैदान में उतारने का चैलेंज किया। रमेश मेंडोला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें अटकलें लगाई जा रही हैं कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी इंदौर लोकसभा सीट के लिए विपक्षी दल की पहली पसंद है। बीजेपी विधायक ने कहा कि प्रिय कांग्रेस, आप बेचारे जीतू पटवारी को क्यों बलि का बकरा बना रहे हैं, स्क्रैप गोट क्यों बना रहे हैं। मेरा आग्रह है कि उनकी जगह आप इंदौर से राहुल गांधी को टिकट दीजिए। इसके आगे उन्होंने लिखा कि इंदौर राहुल गांधी को कम से कम 7 लाख वोट की हार का उपहार देकर विदा करेगा। अगली खबर खंडवा से है, जहां लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बजते ही अब मतदान और मतगणना की तैयारियां शुरू हो गई हैं। खंडवा में भी प्रशासन चुनावी तैयारियों में जुटा हुआ नजर आता है। कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू हो गया है। इस बीच कुछ कर्मचारियों ने चुनावी ड्यूटी से बचने के लिए छुट्टी का आवेदन भी कर दिया है, तो वहीं कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं जो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। खंडवा जिला निर्वाचन कार्यालय की कंप्यूटर ऑपरेटर सलोनी सेन सबके लिए मिसाल पेश कर रही हैं। पैर में प्लास्टर होने के बावजूद सलोनी अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। वहीं छुट्टी के लिए आने वाले आवेदनों की जांच की जा रही है। बीमारी वाले आवेदनों में मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट जरूरी कर दी जाएगी, यानी अब आपको मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट देनी होगी।
देखिए, लोकसभा चुनाव को तैयारी के लिए हमारे यहाँ सारी तैयारियां शुरू हो चुकी है। से 21 तारीख तक लगभग 3840 जो हमारे टीचर और अन्य लोग हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। 68 हमारे मास्टर ट्रेनर है, वो ट्रेनिंग देने का कार्य कर रहे हैं। ट्रेनिंग सिर्फ पीठासीन और P1 को दी जा रही है। इसके बाद में सेकंड चरण में P2 और P3 को ट्रेनिंग दी जाएगी। विभिन्न कर्मचारी अपनी अपनी समस्याएं लेकर प्रतिदिन जिला निर्वाचन कार्यालय में आ रहे हैं, जिनमें मुख्य समस्याएं पति पत्नी दोनों का सेवा में होना, बच्चे छोटे होना तथा परिवार में वृद्ध व्यक्ति की देखरेख के लिए ड्यूटी से मुक्ति का निवेदन किया जा रहा है। किंतु और ऐसे कई लोग हैं जो स्वास्थ्य कारणों से भी आ रहे हैं। तो जिला निर्वाचन कार्यालय स्तर पर प्रथम दृष्टया वास्तव में जो व्यक्ति परेशान हैं या स्वास्थ्य की समस्याओं से ग्रसित है, उनके आवेदन पत्र पर विचार किया जा रहा है। नोडल अधिकारी जिला पंचायत श्री शैलेंद्र सिंह सोलंकी सर की तरफ अग्रेसित किए जाते हैं और उनके द्वारा उन पर उचित निर्णय लिया जाता है। लोकसभा निर्वाचन को लेकर सिवनी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी क्षितिज सिंघल की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसका आयोजन कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलेक्ट्रेट क्षितिज सिंघल ने पत्रकारों को लोकसभा चुनाव से संबंधित तमाम जानकारियां दी हैं। ग्वालियर के योगा ट्रेनर प्रबल कुशवाहा की चीन से संदिग्ध हालत में मौत की खबर सामने आई, जिसका शव 79 दिन बाद ग्वालियर लाया जा सका। कफन में लिपटे अपने बेटे को देखकर परिजन फूट फूट कर रोने लगे। मुक्तिधाम में प्रबल का अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों को 23 दिसंबर को बेटे की मौत की खबर का पता चला था, जिसके बाद से ही शव को भारत लाने की कोशिश की जा रही थी। भारतीय दूतावास के हस्तक्षेप के बाद शव वापस भारत लाया जा सका। आपको बता दें कि प्रबल की मौत के करीब 3 महीने बाद उसका शव काला पड़ चुका था, जिसके बाद अब उसका अंतिम संस्कार हो पाया। भोपाल के चेतक ब्रिज के मैकेनिक बाजार में देर रात आग लग गई, जिसमें 2 दुकानें और 3 कार जलकर खाक हो गई। बता दें कि सभी कार रिपेयरिंग के लिए आई हुई थी। वहीं आग की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से जद्दोजहद करके आग पर काबू पाया जाता है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्या भयानक तस्वीरें हैं। झाबुआ में आदिवासी समाज के महापर्व भगोरिया हाट की शुरुआत हो गई है। पहला भगोरिया हाट झाबुआ जिले के डोचका रंभा पर कुंदनपुर पर लगा था, जहां आदिवासी समाज के युवा, महिला, पुरुष और बुजुर्गों ने भगोरिया हाट का आनंद लिया। वहीं डोचका में भील सेना संगठन के गब्बर सिंह बास्केल के नेतृत्व में ढोल मांडल के साथ ऐतिहासिक गैर भी निकाली गई है। और इस दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष गब्बर सिंह बास्केल और तारा सिंह डामोर राणापुर ब्लॉक उपाध्यक्ष ने कहा कि ये भगोरिया हाट का त्यौहार साल में एक बार आता है, जिसमें हम सब होली की खरीद करते हैं। सभी समाजजन को बधाई देते हैं और मेले को आनंद लेते हैं और मेले का आनंद लेते हैं। ऐसी मान्यता है भगोरिया हाट की शुरुआत राजा भोज ने शुरू की थी। उस समय राजा भील राजा 2 थे, जो कश्मीर राजा और बल्लू राजा। धीरे धीरे से कई राजाओं ने भगोरिया की शुरुआत की और आसपास के जो भी जितने भी ज़िले के राजा थे, उन्होंने सभी ने भगोरिया की शुरुआत की। और भगोरिया एक ऐसा हमारा हाट है जिसे आदिवासियों का त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। आज हमारे झाबुआ ज़िले में भगोरिया का पहला दिन है और जो हमारे आदिवासियों का मेन त्यौहार होली आता है। जैसे हमारे आदिवासी समाज के लोग जैसे बेरोजगार होते हैं, वो कहीं गुजरात तो कहीं उत्तर प्रदेश तो कहीं आंध्र प्रदेश कहीं राजस्थान ऐसे रोजगार के लिए जाते हैं। वो अपने घर होली के टाइम वापस लौट के आते हैं और होली का जो त्यौहार है दमखम से मनाते हैं। जैसे भगोरिया आप देख रहे हो कितनी खुशी से हमारे भाई बहन भगोरिया में ढोल मांदल के ताल पे नाच रहे हैं। और हमारे भील सेना संगठन की ओर से पूरे झाबुआ ज़िले में जोबट हो, अलीराजपुर हो, कुंदनपुर हो, राणापुर हो, सभी जगह गेहर निकाली जाएगी। और हमारे ग्राम पंचायत ढोचका में हर साल बहुत बढ़िया। धर्मपुरी धारी राव कलघाट पर इंदौर की तरफ से आ रहा ट्रॉला अनियंत्रित होकर पेड़ में जा घुसता है। हादसे के बाद चालक वाहन में बुरी तरह फंस जाता है। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने चालक को बाहर निकाला। चालक को उपचार के लिए धमनौद अस्पताल भेज दिया गया। हादसा उस समय हुआ जब राव
कलघाट फोरलेन के गणपति घाट पर 2 दिन से जाम की स्थिति बनी हुई थी। दिन भर जाम में फंसे वाहन जाम खुलते ही तेज़ गति से निकलने लगते हैं। तभी इंदौर की तरफ से आ रहे ट्रॉले का ब्रेक फेल हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रॉला अनियंत्रित होकर आगे चल रहे कई वाहनों को बचाते हुए एक बड़े से पेड़ से जा टकराता है। 3 घंटे के बाद वाहन को गैस कंटेनर कटर से काटकर चालक को कैबिन से बाहर किसी तरह निकाला गया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए TV 27 न्यूज़।